हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का क्रीस एंड एजुकेशन क्लासेस में। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। उत्तराखंड एलटी रिजल्ट दोस्तों जारी हो गया है। फाइनली यूके ट्रिपल एससी ने एलटी रिजल्ट को जारी कर दिया है। परसों दोस्तों रिजल्ट जारी कर दिया था यूके ट्रिपल एससी ने रात को 10 बजे। उसके बाद तुरंत हमने आपको इसकी सूचना दे दी थी। साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने फाइनल आंसर की भी जारी करी है और फाइनल आंसर की में दोस्तों बदलाव किया गया है। जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन लिस्ट में नाम आया है उनको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ। लेकिन काफ़ी सारे कमेंट्स मैं देख रहा था ऐसे अभ्यर्थियों के जो कह रहे थे कि हमारे इतने मार्क्स आ रहे थे लेकिन फिर भी हमारा सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं है, इसका रीज़न क्या है। तो दोस्तों इसका रीज़न यही हो सकता है कि फाइनल आंसर की में दोस्तों बदलाव किया गया है और आपके मार्क्स भी हो सकता है कि चेंज हो गए होंगे। अभी तो जितने कैंडिडेट्स हैं उनके मार्क्स की लिस्ट नहीं आई है, लेकिन जो फाइनल आंसर की है वो दोस्तों आ चुकी है। उसको आप देखकर अपने मार्क्स को दोबारा से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कौन कौन से प्रश्न के उत्तर हुए हैं चेंज, आज की वीडियो में दोस्तों जानेंगे। बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से भी आपको ये पता होना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करेंगे। बात करेंगे दोस्तों यूके ट्रिपल एससी के द्वारा निकाले गए रिजल्ट की। एलटी रिजल्ट दोस्तों फाइनली जारी कर दिया गया है। 10 जनवरी को दोस्तों ये रिजल्ट आपका जारी कर दिया गया था। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं दोस्तों सभी का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और यहाँ पर दोस्तों इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो डीवी का कार्यक्रम है वो भी दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। जल्दी में ही डीवी होने वाला है। हिंदी का अगर आप देखें, इसके अलावा अंग्रेजी, सभी के दोस्तों आपको यहाँ पर डीवी टाइमली देखने को मिलेंगे। तो समय ज़्यादा नहीं दिया गया है और ये दोस्तों आपकी फ़िलहाल सिलेक्शन लिस्ट है। ठीक है, तो सिलेक्शन लिस्ट को दोस्तों आप आगे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे दोस्तों आपको फाइनल आंसर की दिखाई देगी। तो सभी सब्जेक्ट की दोस्तों यहाँ पर आपकी आंसर की आई है। एक बार दिखा देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं रिवाइज आंसर की फॉर ऑल सेट, यानी कि जो रिवाइज की गई आंसर की, फाइनल आंसर की दोस्तों आप इसको मान लीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है आपका विषय अंग्रेजी और अंग्रेजी में आप दोस्तों देख सकते हैं कि क्वेश्चन, अगर मैं सेट ए की मैं बात करूँ तो सेट ए को ही हम लेते हुए चलेंगे। तो सेट ए में दोस्तों आपका एक क्वेश्चन दोस्तों आपका डिलीट किया गया है, क्वेश्चन नंबर 18वां। और इसके अलावा सेट नंबर जो 34 है उसमें जो आंसर है वो ABC दिया गया है। इसके अलावा भी दोस्तों जो क्वेश्चंस के आंसर है वो चेंज किए गए हैं, अभी हम आपको बताएंगे दोस्तों डिटेल में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसे दोस्तों ये आपका जो अंग्रेजी है ये तो फिर आपका दोस्तों सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। ये आपका 50 मार्क्स का अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 1 से लेकर 50 है, ये तो फिर कॉमन है, इसको हम चर्चा करेंगे। अगर आप अंग्रेजी सब्जेक्ट की भी दोस्तों बात करें तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन आपका दोस्तों यहाँ पर डिलीट यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। और साथ में हो भी सकता है कि एक भी नहीं देखा जाए तो दो यहाँ पर एक यहाँ पर दोस्तों आपका क्या है डिलीट हो रहा है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर डिलीट हुआ है अंग्रेजी में। इसके अलावा हो सकता है कि कुछ के आंसर आपके चेंज भी हुए। तो एक बार आप दोस्तों ये जो फाइनल आंसर की है इसको जरूर देख लीजिएगा। ऐसी सभी सब्जेक्ट में दोस्तों ये आपको हाल दिखेगा, चाहे संस्कृत में देखें, चाहे आप संस्कृत में तो फिलहाल ऐसा है कि सब्जेक्ट में तो जो आंसर मतलब कोई सब्जेक्ट में तो कोई क्वेश्चन यहाँ पर डिलीट नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड वाला जो पोर्शन है या फिर आपका जो रीजनिंग और क्या कहते हैं जीके वाला जो पोर्शन है वहाँ पर आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर गणित में भी दोस्तों आपका एक क्वेश्चन डिलीट यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो कि सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ओके, एंड इसके अलावा जो परिवर्तन कॉमन पेपर में होगा वो सभी में यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो आज हम दोस्तों जो टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग एंड जीके जीएस इसमें जो परिवर्तन हुआ है वो आपको दोस्तों बताने वाले हैं किन किन क्वेश्चंस के आंसर आपके चेंज हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं आज उत्तराखंड एलटी के पेपर की। इसका जो फर्स्ट पार्ट है दोस्तों वो 50 मार्क्स का दोस्तों था, जिसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड थी, यानी कि एकेडमिक एप्टीट्यूड इसको बोल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें जनरल नॉलेज भी आई थी और साथ ही साथ दोस्तों मैथ्स एंड रीजनिंग भी आई थी। ओके, कुल मिला के दोस्तों 50 मार्क्स का पेपर था और इसकी जो फाइनल आंसर की है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या आंसर दिए गए हैं क्वेश्चन के, उसकी हम दोस्तों चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन भी देखेंगे। देखिए ध्यान रखना है दोस्तों ये आपके लिए उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग एग्जाम के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनके जो क्वेश्चन हैं इनसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन था भाई, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार घर पर शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार किसको दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बहुविकलांगता या गंभीर विकलांगता से युक्त बच्चे। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया।
अब दोस्तों बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की, जिसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित दोस्तों करना था। और इसमें दोस्तों आपके यहाँ पर ज्ञानात्मक शिक्षण के सिद्धांत, अन्वेषण व्यू संरचना, टोली शिक्षण, कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान, यानी कि शिक्षण के यहाँ पर मॉडल दिए गए थे और उससे संबंधित दोस्तों जो प्रतिपादक हैं उनको आपने मिलाना था। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका डिलीट कर दिया गया है, इसको ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन आपका दोस्तों डिलीट कर दिया गया है। इसको डिलीट करने के पीछे का रीज़न ये हो सकता है कि ज्ञानात्मक शिक्षण का सिद्धांत ये तो एलन गेज से संबंधित था। इसके अलावा जो टोली शिक्षण है इसका हार्वर्ड विश्वविद्यालय, कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान डेनियल डेविस, लेकिन जो अन्वेषण व्यू संरचना है इसमें दोस्तों डाउट रहा होगा। पोलियो एंड डंकर, ये दोस्तों यहाँ पर आपका डाउटफुल रहा होगा। अन्वेषण व्यू संरचना बेसिकली आर्मस्ट्रॉन्ग से दोस्तों ये संबंधित है, ठीक है। अब यहाँ पर जो अन्वेषण व्यू संरचना है इसको किस तरह से लिया गया है यहाँ पर ये देखना रहेगा। तो ये जो क्वेश्चन है हो सकता है कि ह्यूरिस्टिक्स जो स्ट्रैटेजी है उसके कारण से इसके आंसर को यहाँ पर डिलीट ही कर दिया गया है, क्योंकि एक ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों साफ साफ है, हो सकता है कि ये गलत दिखा रहा हो। बाकी 3 का तो फिक्स है, लेकिन जो बी वाला है वो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर इसके कारण यहाँ पर दिक्कत आई हो सकती है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, आर्थिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से शिक्षा क्या नहीं है। तो ये आपका दोस्तों डायरेक्ट रिटर्न नहीं है, जो कि आपको बताया गया था, ओके। इसके अलावा लिंग के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, आपको बताना था कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो जेंडर इज अ बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, तो लिंग एक जैविक संरचना है, यही दोस्तों इसका आंसर रखा गया है। हालांकि इसमें जो डी वाला ऑप्शन था उसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन था कई लोगों को, लेकिन बी आंसर ही हमारे द्वारा भी दोस्तों दिया गया था, वही दोस्तों आपका निकला है। अनुभव शंकु प्रतिमान किससे संबंधित है, एडगर डेल से संबंधित है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन से कथन समाजवाद की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल वही आंसर रखा गया है एज इट इज। समाजवाद पूंजीवाद का समर्थन करता है, समाजवाद में प्रतियोगिता का महत्वपूर्ण स्थान है, तो ये आपकी समाजवाद की विशेषता के अंतर्गत नहीं आता है। तो सी और डी इसका करेक्ट है, ओके। इसके बाद भारत की 22 सरकारी भाषाओं में कौन सी शास्त्रीय भाषा के रूप में पहचानी जाती हैं। तो संस्कृत, तमिल और कन्नड़ इसका राइट आंसर है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। बाकी 8वां जो प्रश्न था, कौन सा आयाम गिलफोर्ड का त्रिविमी मॉडल का आयाम नहीं है, तो इसमें संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पादन ये आते हैं, शाब्दिक वाला नहीं आता है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट था। अब इस क्वेश्चन में भी दोस्तों बहुत ज़्यादा डिबेट हुई थी। सरकार द्वारा आश्रम विद्यालयों की स्थापना निम्नलिखित में से किस श्रेणी के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु की गई है। इसके आंसर को दोस्तों इन्होंने एज इट इज़ रखा है, अनुसूचित जनजाति। अब मेरे को ये समझ में नहीं आता कि इसमें इन्होंने इसको चेंज क्यों नहीं किया। बेसिकली जो आश्रम विद्यालयों की जो स्थापना थी दोस्तों वो आपके कबीला बच्चों के लिए की गई थी। इसमें सभी प्रकार के बच्चे आते हैं, चाहे SC है चाहे ST हैं, ठीक है। दूर दराज में रहने वाले जो ऐसे छात्र हैं, जो दूर दराज में रहने वाले छात्र हैं, उनके लिए दोस्तों यहाँ पर की गई थी। इसमें फिर सभी तरह के छात्र आ जाते हैं, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को डिलीट नहीं किया गया। इसका जो कॉन्सेप्ट है अब वो तो आयोग ही जाने, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन को इन्होंने एज इट इज़ ही रखा है। एक अधिगम अक्षमता से युक्त विद्यार्थी आपकी कक्षा में निष्क्रिय, तो आप क्या करेंगे, अपने व्याख्यान को छोटे छोटे पदों में विभाजित करके सरल बनाएंगे, तो ये इसका आंसर तो वही है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा अन्वेषण तरीके में अधिगम धारणा सर्वाधिक होती है। इसका आंसर दूसरों को पढ़ाना अधिगम की तात्कालिक उपयोग वही है दोस्तों, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। यदि आप दोस्तों एक टीचर हैं और आप जीन पियाजे के औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की प्रयुक्त कर किशोर अवस्था में विद्यार्थियों की सहायता कैसे कर सकते हैं, तो इसका आंसर दोस्तों वही है कि आगमनात्मक और निगमनात्मक तर्क के लिए विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन और प्रशिक्षण देकर उपलब्ध परिस्थितियों के लिए क्रमिक संभावनाओं को सृजित करने के लिए विद्यार्थियों की मदद करके, और इसके अलावा स्वयं को विभिन्न परिस्थितियों में उजागर करके एवं अत्यंत रुचिकर अनुभव के लिए विद्यार्थियों को उत्साहित करके। तो इसका आंसर दोस्तों ए वाला ही बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद अगली बात करेंगे कौन सी जो पुस्तक है वो गुजीभाई भदेका ने लिखी है। तो दीवा स्वप्न दोस्तों ये बताई गई है, ये बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अब सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना था। यहाँ पर आप देखेंगे शिक्षा जन्मजात शक्तियों का विकास करती है, आपने बताना था कि इसमें कौन कौन से करेक्ट है, ठीक है। तो शिक्षा जन्मजात शक्तियों का विकास करती है, ये आपका शिक्षा के विश्लेषणात्मक अर्थ के अंतर्गत आता है। शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है जो कि शिक्षा की प्रकृति को बताता है। इसके अलावा शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का साधन है,
ये बेसिकली शिक्षा की आवश्यकता के बारे में बताता है। और विद्यालय क्या है, शिक्षा का अभिकरण है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसका ऑप्शन नंबर ए है वो एज इट इज़ रखा गया है, वही दोस्तों आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इनको आप बिल्कुल अच्छे से दोस्तों ध्यान भी रखें, क्योंकि आगामी आपके एग्जाम में दोस्तों ये जरूर आपके काम आएंगे। ठीक है, शिक्षा जन्मजात शक्तियों का विकास करती है, शिक्षा का विश्लेषण अर्थ है, शिक्षा की प्रकृति त्रिध्रुवी है, शिक्षा की आवश्यकता क्योंकि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन करने का सशक्त साधन है, और विद्यालय शिक्षा की एजेंसी है। ठीक है, एजेंसीज ऑफ एजुकेशन या शिक्षा का अभिकरण आप कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला जो प्रशस्त थी, प्री असेसमेंट हॉलिस्टिक स्क्रीनिंग टूल, विद्यार्थियों की छंटनी के लिए एक एंड्रॉयड मोबाइल है। कौन सी, विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 के लिए अंतर्गत आने वाले विकलांग बच्चों के लिए। इसके बाद ये भी करेक्ट है, सर जॉन एडम्स कहा करते थे कि जो शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है, यानी कि एजुकेशन इज द डायनेमिक साइड्स ऑफ द फिलॉसफी। समावेशी दर्शन का विश्वास करता है सभी बच्चों के संग समान भाव और आदत से व्यवहार करना चाहिए। ओके, इसके बाद शैक्षिक नेतृत्व की सर्वाधिक आवश्यकता है, तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर है, संस्थागत व्यवहार परिवर्तन में ही इसका राइट आंसर रखा गया है, चेंज इन इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर। इसके बाद शिक्षक के लिए पेडागोजिकल ज्ञान क्यों आवश्यक है, वो उसे सक्षम क्यों बनाता है। बेसिकली उसको क्या है, शिक्षण हेतु प्रभावात्मक पाठ नियोजन में, उचित कक्षा प्रबंधन में। तो ए और बी दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट था, बाकी सी और डी इसका करेक्ट नहीं है, तो सी वाला ऑप्शन इसका वही रखा गया, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। इसका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में शिक्षा की किस संरचना को स्वीकार किया गया था। प्रोक्त स्क्रीनिंग के हिसाब से भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, 10+2+3 संरचना को स्वीकार किया गया था, वही दोस्तों है। इसके बाद यदि कोई टीचर है वो ये घोषणा करता है कि आज मैं पढ़ाऊंगा, तो यह किसको इंगित करता है, तो ये अधिकारात्मक सैलरी यानी कि अथॉरिटिव को इंगित करता है। इसके बाद शिक्षक से क्या क्या गुण अपेक्षित है, तो उत्तम नैतिक चरित्र है, स्वस्थ व्यक्तित्व है, व्यावसायिक नैतिकता है, ये सब इसके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन मजबूत राजनीतिक आधार इसके लिए अपेक्षित नहीं है। इसके बाद विकलांगता जन अधिनियम, जो आपका जन अधिकारिता अधिनियम 2016 है, को शिक्षा के किस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, वो विकलांग विषयों के अधिकारों के विषय में जागरूकता को विकसित करने हेतु इसको शामिल किया गया है। इसके बाद जब सीखने में बालक की कोई प्रगति नहीं हुई दिखती है, तो इसको सीखने का पठार कहते हैं। इसमें कौन सा प्रभावी कारण नहीं होता है, सीखने का पठार का रीज़न कौन नहीं है, तो ये है कि सीखने के दौरान समय अवकाश देना। सीखने के दौरान समय अवकाश देंगे तो शिक्षा में पठार है उसकी समस्या नहीं आएगी, उससे सीखने का पठार नहीं बनता है, इवन वो वहाँ पर कम होता है, या बेसिकली आपका सीखने के पठार का कारण ये नहीं है। इसके बाद देखिए, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान CIET के स्पेसिफिक उद्देश्य क्या हैं, तो इसके दोस्तों जो उद्देश्य हैं वो क्या है दोस्तों, वो बेसिकली जो इसके उद्देश्य हैं वो ये है, शैक्षिक तकनीकी क्षेत्र में शिक्षकों की क्षमताओं का निर्माण करना, भारत में शैक्षिक तकनीकी नीतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों हमने आपको यही बताया था, और आयोग ने दोस्तों इसका आंसर चेंज कर दिया है। पहले इसका आंसर दोस्तों यहाँ पर बी दिया गया था, जिसमें बी और सी दिया गया था, अब सी और डी इसका राइट आंसर है। तो देखिए इसका जो आंसर है वो चेंज कर दिया गया है, हमने भी आपको यही बताया था कि इसका आंसर सी और डी ही होना चाहिए, और आयोग ने उसको चेंज करके सी और डी बना दिया है। ठीक है, तो ये इसका आंसर दोस्तों चेंज हो गया। इसके अलावा दोस्तों एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसका आंसर हमने आपको बार बार बोला था कि इसका आंसर चेंज होना चाहिए, वो दोस्तों आयोग ने कर दिया है। तो देख लीजिए, जिला शैक्षिक और प्रशिक्षण संस्थान प्रारंभिक शिक्षा के रूपांतरण के लिए स्थापित की गई है, और उस समय जिला शैक्षिक और प्रशिक्षण संस्थान को ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों की शैक्षिक समस्याओं को पता लगाने का मुख्य कार्य सौंपा गया था। हमने बोला था कि कारण बिल्कुल गलत है, क्योंकि कहीं पर भी ऐसा मेंशन नहीं है। इसका आयोग ने आंसर दोस्तों पहले ए दिया था, अब इसको परिवर्तित करके सी दे दिया है कि ए सही है, आर गलत है। ठीक है, तो वही चीज़ हुई, हमने आपको ये कई बार बोला भी था कि जो जिला शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान है वो प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली के रूपांतरण के लिए स्थापित की गई थी, लेकिन डाइट का जो मुख्य कार्य ये नहीं था कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों की शैक्षिक समस्याओं को पता लगाने का कोई ऐसा मुख्य कार्य उनको ऐसा नहीं सौंपा गया था। तो सी वाला ऑप्शन दोस्तों इसका करेक्ट आयोग के द्वारा माना गया है। ओके, यानी कि आंसर चेंज कर दिया है। इसके बाद NCERT किस स्तर के शैक्षिक मामलों पर केंद्रीय राज्य सरकारों को सहायता देती है, तो ये स्कूल लेवल पर यानी कि विद्यालय स्तरीय शिक्षा पर। ठीक है, तो ऑल इंडिया लेवल पे स्कूल लेवल एजुकेशन पे दोस्तों ये सहायता देती है। प्रवक्ता स्क्रीनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ के जाएं। इसके बाद निम्न प्रयोगात्मक क्रम को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प चुनिए, तो ये भी बिल्कुल सही था। एक बालक बालिका अपने जूते के फीते नहीं बांध सकती है, अध्यापक ने बेहतरीन व्याख्यान के पश्चात प्रदर्शन किया, बालक ने अपने जूते
के फीते बांधने सीख लिए, इसका मतलब है कि बालक बालिका ने कुछ ना कुछ सीखा है। इसके बाद एम्प्टी वेसल खाली बर्तन रूपक किसको निर्दिष्ट करता है? विद्यार्थियों के मस्तिष्क में नई सूचनाओं को भरना। इसके बाद परामर्श की अपेक्षा निर्देशन व्यापक प्रक्रिया है, बिल्कुल परामर्श निर्देशन की एक टेक्निक है। दोनों बिल्कुल करेक्ट है, 1 और 2 दोनों के दोनों आपके सत्य हैं। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का तो आपका जो सवाल में परिवर्तन हुए हैं आयोग के द्वारा। ओके, इसके बाद दोस्तों जो रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में दोस्तों आपका 31वें का आंसर वही रखा गया है। 32वें का आंसर तो फैक्चुअल है, बैरिस्टर मुकुंद लाल। इसके बाद 33वें का आंसर भी दोस्तों वही है जो आपका आ रहा था। इनका तो दोस्तों हमने आपको सोल्यूशन भी करवाए हैं, ठीक है, आप हमारी पुरानी जो वीडियो हैं वो देख सकते हैं। बाकी दोस्तों जो जीडीपी का कॉन्सेप्ट था वो भी सही था, बिल्कुल 1 और 2 दोनों करेक्ट रखे गए हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो 35वां क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर को दोस्तों चेंज कर दिया गया है। अब इसमें बताना था कि निम्न में से जो डिफरेंट है उसका चयन करना था। अब डिफरेंट इसमें 10 भी 22 भी 456 तीनों रखा गया है। तो जिन्होंने तीनों किए होंगे तीनों में मार्क्स मिले होंगे, 10, 22 और 456 ABC तीनों इसका आंसर रखे गए हैं। तो पहले इसका आंसर केवल सी दिया गया था, अब इसका जो आंसर है वो ABC दे दिया गया है। इसको आपने दोस्तों ध्यान में रखना है, आंसर आपका चेंज कर दिया गया है। सदाव्रत आपके बद्रीनाथ और केदारनाथ से संबंधित है, किन मंदिरों से संबंधित है? बद्रीनाथ और केदारनाथ, ठीक है। इसके बाद उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का प्रथम अभिनव प्रयास करने का श्रेय दोस्तों हेनरी रैमजे को जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो आपका करंट अफेयर्स था, यूरोपियन संघ ने हाल में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अधिनियम को पारित किया, जो AI प्रणाली को नियत करने वाले नियम और विनियमों को स्थापित करने वाला महत्वपूर्ण कानून है। और अधिनियम प्रणाली को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, अस्वीकार्य, उच्च सीमित, न्यूनतम जोखिम। तो ये कथन 1 और दोनों आपके करेक्ट थे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। बाकी आयु अनुपात वाला भी जो क्वेश्चन है ये भी करेक्ट ही था दोस्तों, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। और ये जो आपका सूची 1 को सूची से सम्मिलित करना था, आपको बताना था कि ये पार्क कहाँ कहाँ पर अवस्थित है। जैसे कि भैया बांदीपुर है, तो बांदीपुर दोस्तों आपका कर्नाटक में अवस्थित है, ठीक है। पेरियार आपका केरल में अवस्थित है। सिमलीपाल आपका उड़ीसा में अवस्थित है। सिरस्का दोस्तों आपका राजस्थान में अवस्थित है, ठीक है। तो इसका जो आंसर बन रहा था वो बन रहा था 2, 1, 4, 3, तो ये आपका बी वाला ही इसका ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद PQRS वाला भी सही है और इसका आंसर भी करेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको ज़्यादा भी डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा डिस्कस करने वाली नहीं है अभी। तो 42वें का दोस्तों आपका वही था, डी ही बिल्कुल करेक्ट था, 2, 3, 4 और आपस में संबंधित थे, ठीक है। तो ये सही थे, गंगा दशहरा वाला करेक्ट नहीं था, ओके। इसके बाद ऐसे ही 43वें उसका भी आंसर वही रखा गया है। महाकवि कालिदास की जो रचना है वो नहीं है गीत गोविंद, ठीक है, ये नहीं है उसकी रचना। बाकी हैं ऐसी दी गई आकृति में न्यूनतम अधिकतम रेखाखंडों की संख्या, हमने 9 वही बताया था, वही आंसर है, उसमें ज़्यादा नहीं है रीजनिंग का, बस आपका एक क्वेश्चन है उसी में आपका परिवर्तन किया गया है। बाकी इस पैटर्न के अकॉर्डिंग 340 इसका आंसर आ रहा था, ओके। और इसके अलावा यही है, समान नागरिक संहिता के जो अध्यक्ष थे वो थे रंजना प्रकाश देसाई, सेवानिवृत्त। और इसके अलावा अष्टभुजों की संख्या वाला जो प्रश्न था उसका आंसर वही आ रहा है, 32 ही आ रहा है। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार ने नाइट कमांडर की उपाधि कीर्ति को दी थी। और लास्ट में दोस्तों आपका ये मैथमेटिक्स रीजनिंग का जो प्रश्न है ये आपका बी वाला ऑप्शन ही इसका करेक्ट है, ओके। तो ये थे दोस्तों आपके 50 प्रश्न, ओके। और आप देख सकते हैं कि दोस्तों इसमें कुछ क्वेश्चंस को डिलीट किया गया है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर को चेंज कर दिया गया और कुछ में ABC तीनों को सही आंसर मान लिया गया है। अब इसके अकॉर्डिंग दोस्तों आप अपनी आंसर की को मिलाइए। इसके अलावा दोस्तों आपका जो सब्जेक्ट है उसकी आंसर की को भी देख लीजिए, हो सकता है कि वहाँ पर भी आंसर को चेंज कर दिया हो या फिर डिलीट कर दिया हो, ठीक है। तो इसको आप दोस्तों ध्यान में रखिएगा, ओके। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।